विद्यार्थियों, आज का विषय है जनसंचार माध्यम। ये बहुत ही आवश्यक तत्व है। बिना संचार के हमारा जीवन संभव नहीं। तो इस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत जो विषय वस्तु है उसमें आती है संचार। जन शब्द को मिलकर के ये जनसंचार शब्द का निर्माण किया गया है। जैसा ही कहा जाता है कि संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास से संचार की सबसे बड़ी महत्व, मानव संसार का जो विकास हुआ है उसमें इस संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो व्यक्तियों के बीच होने वाली या दी जाने वाली सूचनाएं, विचारों तथा भावनाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार के कई प्रकार हैं जिसमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जन संचार प्रमुख हैं। कई प्रकार होते हैं संचार के। अब संचार की परिभाषा तथा उसका महत्व। सबसे पहला विषय आता है संचार। उसमें संचार की परिभाषा तथा उसका महत्व। जरा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को अगर छोड़ दिया जाए तो हम अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करते रहते हैं। हम अपनी क्लास में ही देखते हैं, जरा सा कोई शिक्षक चुप हुआ नहीं कि हम कचर मचर करना शुरू कर देते हैं। हम आपस में संचार बातचीत करना शुरू कर देते हैं। यहां तक कई बार ऐसी स्थिति आती है कि रास्ते में चलते चलते हम अकेले खुद से बात करने लगते हैं। वास्तविकता ये है कि हम बिना बात किए रह नहीं सकते। यदि समाज में रहना है और उनके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो बातचीत करना आवश्यक है, क्योंकि बिना बातचीत तथा संचार के ये संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान बहुत ही अनिवार्य तत्व है। हम चाहें या ना चाहें, अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जो है वो जीवन की निशानी है। संचार करना जीवन की निशानी है। अगर संचार कर रहा है कोई व्यक्ति, बातचीत कर रहा है, इसका मतलब है जिंदा है, और चुप है, बातचीत नहीं कर रहा, तो वो मृतक समान है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यहां तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी मां का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस तरह संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु हो जाना। अब विषय आता है संचार है क्या? क्या चीज है संचार? संचार जो है सम उपसर्ग लगा करके चर धातु में, चर माने चलना, चर धातु में सम उपसर्ग लगा करके संचार शब्द की उत्पत्ति की गई है। संचार शब्द का निर्माण किया गया है। संचार यानी व्यवस्थित ढंग से चलना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। किस प्रकार करंट एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है।
उसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार कहा जाता है। लेकिन हम यहां जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं के, विचारों के और भावनाओं के आदान प्रदान से है। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार संचार जो है वो अनुभवों की साझेदारी है। संचार अनुभवों की साझेदारी है। व्यक्ति अपने अनुभवों को एक दूसरे से शेयर करता है। इसके बाद में आते हैं संचार के तत्व। संचार के तत्व, जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है तो इसका यह अर्थ होता है कि इस प्रक्रिया के कई चरण, कई स्टेप यानी तत्व शामिल होंगे, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया बिना स्टेप के, बिना क्रम से नहीं की जा सकती। संचार प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों को या हम क्रमवार, सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत, संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। यहां भी हम क्लियर कर रहे हैं संचार के तत्व को। स्रोत या संचारक से संचार प्रक्रिया की शुरू होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ किसी संदेश को या किसी विचार को या किसी भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, वहां संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप स्वयं स्रोत या संचारक मान लें अपने आप को। आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, आपको हिंदी की एक पुस्तक चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा, एक मित्र से कहना पड़ेगा। जिस तरह आप किताब मांगने के लिए, जैसे ही आप किताब मांगने के लिए सोचते हैं, आपकी संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेंगे। भाषा क्या है? भाषा दरअसल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है। व्याकरण में भी आप भाषा पढ़ी थी कि सार्थक शब्द के समूह को भाषा कहते हैं। यहां भाषा एक तरह का कूट चिन्ह यानी कोड है, संकेत है। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग, कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। पहला चरण स्रोत या संचार, विचार करना, किसी बात के लिए कहना। दूसरा उसको एनकोडिंग करना। यह संचार प्रक्रिया की दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी उस कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। आप किताब मांगने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करना चाह रहे हैं वो भाषा उस आपके मित्र को भी आनी चाहिए। इसके साथ ही संचारक या एनकोडिंग की प्रक्रिया पर पूरा अधिकार होना चाहिए। भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना आवश्यक है। साथ ही उसे संदेश के मुताबिक, संदेश के अनुसार बोलना लिखना भी आना चाहिए। हम कहते हैं कई बार, भैया
हमें हिंदी किताब दे दीजिए आप। अबे हिंदी किताब दे, देगा? नहीं देगा, क्योंकि बोलना उस संदेश के अनुसार बोलना नहीं आया। जब हम कोई चीज मांग रहे हैं तो हमको उसको रिक्वेस्ट करनी होगी, उसको निवेदन करना होगा, उसको आग्रह करना, आदेश नहीं। तो वो भी आना चाहिए। इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण आता है संदेश। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो, संतुष्ट हो। संदेश जितना भी स्पष्ट होगा, सीधा होगा, प्राप्तकर्ता को समझने में उतनी ही आसानी होगी। लेकिन संदेश भेजने का एक माध्यम भी होता है, क्योंकि संदेश किसी माध्यम से ही, के जरिए ही प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। अगला स्टेप है माध्यम, चैनल, जिसको चैनल बोलते हैं। तो संदेश के लिए एक माध्यम आवश्यकता है। जैसे हमारे द्वारा बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए से पहुंचते हैं। बोले हुए जो शब्द हैं वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं और दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के द्वारा। इसी तरह वायु तरंगों के द्वारा भी संदेश पहुंचते हैं। ये मोबाइल वगैरह में क्या है आजकल, वायु तरंगों के द्वारा। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के माध्यम से पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। कई बार किसी को छू करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यह भी एक माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए से भी हम संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आता है प्राप्तकर्ता। यहां से चला संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। प्राप्तकर्ता को बोलते हैं रिसीवर, संदेश रिसीव करने वाला। प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी इसकी डीकोडिंग, कूटवाचन को बोलते हैं डीकोडिंग। कूटवाचन को लिखना, किसी भाषा को लिखना एनकोडिंग कहलाता है। उस भाषा को पढ़ना यानी समझना, कूटवाचन करना, उसकी डीकोडिंग कहलाता है। डीकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है जिसमें कि संदेश भेजा गया है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण देख लीजिए, अगर भैंस है, अगर भैंस को हम कहें कि चलिए आपके खाने का समय हो चुका है, लड़ावनी में चलिए, नहीं जाएगी वो, क्योंकि वो उस भाषा को नहीं जानती। अब वही उसको हाँक करके उसके उच्चारण से करके ले जाते हैं, वो सहज रूप से हमारे साथ गंतव्य स्थान तक चली जाती है। तो ये हमें ध्यान कर रखना है कि प्राप्तकर्ता और संचारक जो संदेश भेजने वाला है, दोनों को उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उस कोड का परिचय होना चाहिए। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर प्राप्तकर्ता की भूमिका को हमने ध्यान नहीं दिया और हम अपनी अपनी बातें कहते रहे, प्राप्तकर्ता समझ ही नहीं पा रहा, तो ये हो जाएगी कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी घुल रहा है।
इसलिए प्राप्तकर्ता का भी, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है, प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, पूरा एक समाज हो सकता है, समूह हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, विशाल जनसमूह हो सकता है, पूरा देश, देश के नाम संदेश। प्रधानमंत्री अभी बीच बीच में इन्होंने लॉकडाउन के समय बीच बीच में संदेश दिए, हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। यानी कि आपका मित्र कह सकता है वह किताब देगा या नहीं देगा, हां देगा या नहीं देगा। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। फीडबैक कहते हैं। मोदी ने संदेश दिया कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, कुछ लोगों ने विरोध में अनेक तर्क गिना दिए, कुछ लोगों में समर्थन में अनेक तर्क गिना दिए। ये उस संदेश का फीडबैक। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश को भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं मिला। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह की संचार प्रक्रिया आगे बढ़ती है। बाधा शब्द आया था भी, लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती। हर चीज के तर्क होते हैं, विरोध होते हैं, उसमें कई बाधाएं भी आती हैं। उन बाधाओं को शोर कहा जाता है। शोर, नॉइज कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर में बाधा पहुंचाती है, शोर से बाधा पहुंचती है। संचार की जो प्रक्रिया है उसमें होने वाले शोर से बाधा पहुंचती है। मैं अपनी कोई बात कह रहा हूं, क्लास शोर कर रही है, मेरी वो बात स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचेगी। आपसे कोई बात कह रहा है, पीछे डीजे बज रहा है, आपको वो बात सुनाई नहीं देगी, उस शोर से आपके संचार में बाधा पहुंचेगी। शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, यह मानसिक से लेकर के तकनीकी और भौतिक शोर। तो मानसिक, कई बार मन में बड़े उथल पुथल विचार चलते रहते हैं, ध्यान कहीं और है, किसी ने कुछ कहा है, फिर बाद में हम करते हैं, तरह का शोर ये भी हो सकता है। तकनीकी हो सकता है, उच्चारण में, बोलने वाले के उच्चारण में हो सकता है, भौतिक हो सकता है, बैंड बाजे, ढोल, डीजे, माइक, इस तरह की आवाज, हॉर्न, बस की आवाज, इस तरह की आवाज, ये शोर हो सकते हैं। इसके कारण संदेश अपने मूल रूप से प्राप्तकर्ता का नहीं पहुंच पाता। तो सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर का हटना या कम होना बहुत जरूरी होता है। तो स्रोत प्रचारक किसी संदेश को किसी माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, प्राप्तकर्ता उस संदेश का रिस्पॉन्स देता है जिसे फीडबैक कहते हैं। इसमें शोर के द्वारा व्यवधान उत्पन्न होता है, यह मैंने। अब हम आएंगे संचार के प्रकार। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या कई प्रकार है। यहां अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की हम कोशिश करेंगे। वैसे संचार के विभिन्न रूप या प्रकार एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, उन्हें अलग अलग देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अपने मित्र को इशारे से बुलाना, जाहिर है यह इशारा भी संचार है, इसे हम सांकेतिक संचार कहते हैं। जब हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, इसे मौखिक संचार कहते हैं।
आज सोशल डिस्टेंसिंग में मौखिक संचार का महत्व बढ़ गया है। आज अभिवादन के लिए हाथ जोड़ करके अभिवादन करने की परंपरा दोबारा से हमारे देश में जीवित हो गई है। छूना नहीं, पहले हाथ मिला करके हम अभिवादन करते थे, यह भी एक संचार माध्यम था, मौखिक संचार, सांकेतिक संचार था। अब हम हथेली जोड़ दो, अमौखिक संचार, इसे अमौखिक संचार कहते हैं। हाथ भी जोड़ते हैं, प्रणाम भी बोलते हैं, नमस्कार साहब। तो हाथ जोड़ना अमौखिक हुआ, मुंह से बोलना नमस्कार, यह अमौखिक संचार हुआ। जैसे हम किसी से बात करते हुए अपनी आंखों, चेहरे, हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं से मदद करते हैं। मौखिक संचार की सफलता अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन में कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कई ज्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती है, जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर। खुशी के लिए कहना नहीं होता कि मैं खुश हूं, हम ये कहते नहीं है कि मैं खुश हूं। उछलने कूदने लगते हैं, नाचने लगते हैं, हमारी शारीरिक हरकत ये प्रकट कर देती है कि हम खुश हैं, खुशी हैं। संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरह से देख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? कई बार हम देखते हैं हम अकेले में क्या कर रहे होते हैं? हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं, दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही होती है, किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। स्वयं ही संचारक है, स्वयं ही प्राप्त करता है, एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे कहते हैं अंतःवैयक्तिक संचार, जो हमारे अंदर ही अंदर चलता है। हम अंदर ही अंदर विचार करते हैं। जब हम पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं, वो भी हमारा अंतःवैयक्तिक संचार कहता है, जिसको अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल कहते हैं। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। हम पहले सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिय तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। मन में मंथन करके, विचार करके बात मुंह से बाहर आनी चाहिए, क्योंकि धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बातें वापस नहीं लौटती। और वैसे भी अक्षर तो क्षर होने वाले तत्व नहीं है, नष्ट होने वाले तत्व नहीं है। जो बात हमने कह दी वो कह दी, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। स्पष्ट है कि किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना, विचार मंथन भी संचार का एक रूप कहलाता है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं, बातचीत करते हैं, इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इसे हम अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इंटरपर्सनल, अंग्रेजी में इसको इंटरपर्सनल संचार कहा जाता है। इस संचार में फीडबैक तत्काल मिल जाता है, तुरंत तत्काल मिल जाता है, सामने वाला तुरंत हमें रिस्पॉन्स देता है। अंतर्वैयक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक है, सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावशाली होना चाहिए।
इस कौशल की हमें समय समय पर जरूरत पड़ती है। संचार का तीसरा प्रकार समूह संचार आता है। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा पर चर्चा करता है, जैसे आपकी कक्षा समूह संचार है। यह सबसे बड़ा उदाहरण है आपकी कक्षा समूह संचार का। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वे किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति से नहीं कहते, बल्कि पूरी कक्षा से कहते हैं, पूरी कक्षा के समूह से। यहां दिए गए जो भी वक्तव्य हैं, जो भी उदाहरण है, वो पूरी कक्षा, पूरे समूह के लिए होता है। समूह ये बहुत ही अच्छा एक समूह संचार का उदाहरण है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस मुबाहिसे यानी वाद विवाद के जरिए हल करने के लिए होता है। तार्किक रूप से बातचीत करते हुए उन समस्याओं का समाधान करने के लिए समूह संचार की आवश्यकता पड़ती है। संसद में आपने देखा होगा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है, वो भी एक समूह है पूरे सांसदों का। संसद समूह संचार का उदाहरण है। गांव की समिति सदस्य आपस में चर्चा करते हैं, निर्णय तक पहुंचते हैं, यह भी समूह संचार है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, जो कि हमारा प्रमुख टॉपिक है, अर्थात मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय, डायरेक्ट संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए संवाद करते हैं, वो जनसंचार कहलाता है। इसमें समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश की जाती है। इसमें एक संदेश को किसी यांत्रिक माध्यम से बहुगुणित किया जा सकता है। बहुगुणित माने कई संख्याओं में, काफी संख्याओं में प्रचारित किया जा सकता है, ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट। आज तो मोबाइल बहुत ही सशक्त माध्यम हो गया है। व्हाट्सएप के द्वारा हम एक संदेश दूसरे तक पहुंचाते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। फेसबुक के पोस्टों को शेयर करते रहते हैं, संचार को आगे बढ़ाते रहते हैं। अखबार में प्रकाशित होने वाला समाचार वही होता है, एक समाचार होता है, लेकिन प्रेस के जरिए उनको हजारों हजारों प्रतियों में प्रकाशित करके पाठकों के विशाल समूह तक पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही फेसबुक पर कोई एक पोस्ट डली, उस पोस्ट को से एक दूसरे से शेयर करते हुए हम लाखों करोड़ों पाठक समूह तक उसको पहुंचा सकते हैं। इसके बाद में आती है जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार की जो विशेषता क्या है? जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। ये विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उसके जो पाठक हैं, उसके जो दर्शक हैं, उनका दायरा बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। जनसंचार की एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए से प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, तो व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार के जो कुछ कार्य हैं वो हासिल करना, प्राप्त करना। संचार का प्रयोग हम कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे पुस्तक प्राप्त करने के लिए,
हमें कोई पुस्तक लेनी है किसी से तो हम इस संचार का प्रयोग करेंगे हासिल करना। दूसरा आता है नियंत्रण। हम संचार के माध्यम से अपने तथा किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यह संचार का कार्य है, नियंत्रण करना, सूचना देना, कुछ जानना या कुछ बताना। इसके लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। किसी तरह की कोई सूचना संप्रेषित करने के लिए भी संचार का। अभिव्यक्ति, इसका उपयोग हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए भी करते हैं। कविता के माध्यम से भी कर सकते हैं, अपने कोटेशंस के माध्यम से भी कर सकते हैं, किसी व्यंग पोस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो पांचवा था सामाजिक संपर्क, यह भी इसका कार्य है। संचार के माध्यम से हम आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। समस्याएं और चिंताओं को दूर करना, जो चिंता कई बार हमें चिंतित रहती है, समस्याएं रहती है, हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके अपनी समस्याएं, अपने चिंता का समाधान कर सकते हैं, इनको दूर कर सकते हैं। सातवां आता है प्रतिक्रिया व्यक्त करना। संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु, विषय के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में भी कर देते हैं। इसके साथ ही भूमिका अदा करना। संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को प्रयोग करने में, जैसे हम टीचर हैं, शिक्षक हैं, हम अपने शिक्षक की भूमिका पूरी करने के लिए संचार का प्रयोग करते हैं। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के रूप में अपने संचार का, डॉक्टर, जज, ये सब अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं, वार्तालाप करते हैं। जनसंचार के अब कार्य, ये तो संचार के कार्य थे। अब इसके बाद में आते हैं जनसंचार के कार्य। जिस प्रकार संचार के कई कार्य होते हैं, उसी प्रकार जनसंचार माध्यम के भी कई कार्य होते हैं। क्योंकि जनसंचार के लिए तो माध्यम आवश्यक है, बिना माध्यम के जनसंचार नहीं होता। उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, हो ना हो, व्यक्तिगत भी हो सकता है, मौके का मौतिक, सांकेतिक, परंतु जनसंचार के लिए तो माध्यम कंपलसरी है। तो उन जो माध्यम, जनसंचार के माध्यम है, उनके भी कई कार्य होते हैं। पहला कार्य है सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है सूचना देना। इसके माध्यम से हमें दुनिया भर की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हम अपनी सूचनाएं पूरे क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं। दूसरा कार्य शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम से हम समाज को शिक्षित कर सकते हैं, सूचना के जरिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और आज तो जनसंचार का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपकी पढ़ाई हो रही है, गूगल ड्राइव के द्वारा आपका शिक्षण कार्य हो रहा है, जूम ऐप के द्वारा आपकी नियमित कक्षाएं लग रही हैं। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो ये जनसंचार का प्रमुख कार्य है। तीसरा, मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन का भी प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत, टेप रिकॉर्ड, वीडियो, किताबें, इनके माध्यम से हम मनोरंजन करते हैं। कहानी की किताब पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, पिक्चर देखते हैं। इसके बाद आता है एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचना और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करता है, उसकी नीति भी निर्धारित करता है। जब समाचार पत्र या समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटना और वे मुद्दा आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। आज विश्वव्यापी कोरोना इस जनसंचार माध्यम के कारण से चर्चा का विषय बन चुका है। इसके बाद में आता है निगरानी करना। यह भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है।
ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक समाज है। यहां एक दूसरे की क्रियाकलाप, एक दूसरे की हरकतों पर निगरानी रखना, सरकार के कार्य काजों पर निगरानी रखना, संस्थाओं के काम काजों पर निगरानी रखना, यह भी जनसंचार का एक काम है। कोई गलत कदम उठाते हैं, जनसंचार माध्यम तुरंत उसकी आलोचना करने लगते हैं। अगला आता है विचार विमर्श का मंच। ये जनसंचार माध्यम है विचार विमर्श करने का मंच। डिबेट, आप अक्सर टीवी पर डिबेट देखते होंगे, बहस, एक दूसरे के विचार लेना, 370 पर अपने विचार लेना, लॉकडाउन अनलॉक पर अपने विचार व्यक्त करना, मजदूरों के पलायन पर बहस होती है, पालघर हत्याकांड हुआ, इस पर तर्क होते हैं, 370 कश्मीर से हटना, इस पर विचार विमर्श होते हैं। तो ऐसे विचार विमर्श को प्रस्तुत करने का ये जनसंचार एक मंच है। तो यही जनसंचार के कार्य हैं। भारत में जनसंचार माध्यम का विकास, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद हैं, उसकी प्रेरणा भले ही हमें पाश्चात्य देशों से मिली हो, पश्चिमी जनसंचार से मिली हो, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। सबसे प्राचीन अगर जनसंचार माध्यमों का इतिहास है तो वो हमारे देश में है। बड़ी सहजता से इसके बीज पौराणिक काल और मिथक पात्रों में खोजे जा सकते हैं। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवादों का आदान प्रदान करते थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक, लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण, युद्ध की झलक दिखाने के लिए, उसका विवरण सुनाने के लिए संजय की परिकल्पना की गई है। ये एक अत्यंत श्रमद संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। जनसंचार माध्यम वर्तमान में प्रचलित रूपों में प्रमुख है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। इन माध्यमों से जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानव का निर्माण करने के लिए वो महत्वपूर्ण होती है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं को लीजिए आप। जनसंचार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता से निकला था। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कि कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदयन मार्तंड कोलकाता से सन 1826 में पंडित जुगल किशोर के संपादन में निकला था। आजादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बैनीपुरी और बालमुकुंद गुप्त है। उस समय के महत्वपूर्ण अखबार और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख। देखिए आज समाचार पत्र उस समय का है। अब यहां कुछ कुछ दिखाई देता है इस समय। ये स्वतंत्रता
के पहले के समाचार हैं। आजादी के बाद के प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आज तक, इनके नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। आजादी के बाद के हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं में सच्चिदानंद पत्रकार जो थे प्रमुख, आजादी के बाद के जो प्रमुख पत्रकार हैं उनमें सच्चिदानंद, हीरायन वात्स्यायन अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। इसके बाद में आता है रेडियो। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम की दुनिया को ने सबसे ज्यादा हमको प्रभावित किया वह रेडियो है। रेडियो ने हमको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा है। ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। इसके बाद आता है टेलीविजन। आज टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविजन पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया था। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविजन सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। लेकिन टेलीविजन का जो असली विस्तार हुआ वो भारत में कब हुआ? जब भारत के दो निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। जब भारत में देसी चैनलों की, निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी, तब अक्टूबर 1993 में जी टीवी और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसके बाद समाचार क्षेत्र में भी जी न्यूज और स्टार न्यूज नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ आ गई। आज तो अनेकों चैनल देखने को मिलते हैं, हर भाषा में चैनल देखने। इसके बाद सिनेमा, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना नहीं देता, सीधे तौर पर सूचना देने वाला माध्यम नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन की एक सशक्त माध्यम माना गया है। यह मनोरंजन का सशक्त माध्यम है, उसके तौर पर इस सिनेमा को देखा जाता है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और यह 1883 में मिनेटस्कोप की खोज के साथ जुड़ा है। 1894 यानी 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। ये मूक फिल्म थी, बोलने वाली फिल्म, ये बोलती नहीं थी, सिर्फ हाव व्यक्त करती थी। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद में आता है इंटरनेट, आज का सबसे ज्यादा प्रभावशाली माध्यम, प्रभावशाली इंटरनेट, जिसके प्रभाव में आज पूरी दुनिया है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय होने वाला माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो,
टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहां तक कि पुस्तकालय के भी गुण इस इंटरनेट में मौजूद हैं। अब देखते हैं जन संचार माध्यमों का प्रभाव। आज संचार प्रधान समाज में जन संचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी जीवन शैली पर जन संचार माध्यमों का जबरदस्त असर पड़ा हुआ है। घर के कोने कोने में हम देखते हैं, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सब हाथ में मोबाइल लेकर के लगे रहते हैं। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती, प्रेशर नहीं बनता। कुछ लोगों को तो टॉयलेट में अखबार लेकर जाने की आदत हो गई। अखबार नहीं पढ़ते, जो लोग अखबार नहीं पढ़ते वो रेडियो या टीवी का सहारा लेते हैं। हमारी महानगरीय युवा पीढ़ी समाचार और सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए अब तो इंटरनेट का प्रयोग करती है। आज टिकट बुक कराने, टेलीफोन का बिल जमा करने, बैंक की ट्रांजैक्शन करने, यहां तक कि शिक्षण कार्य, अब तो ऑफिस के कार्य भी इंटरनेट के माध्यम से घर पर करने के लिए निर्देश जारी हो गए हैं। सिनेमा, टीवी सिनेमा, धारावाहिक आदि से हम मनोरंजन करते हैं। ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही आज मनोरंजन संभव है। आज सारे काम हम घर बैठ करके कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने जहां एक और भूमिका निभाई है, वहीं उसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में यह जरूरी है कि हम जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार करके आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता के बतौर हमें अपनी आंख, कान, दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ एंड मंगल में हो। थैंक यू।